फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु वैदिक काल के बारे में। मित्रों, इससे पहले जब मैंने भारतीय इतिहास की शुरुआत की तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी। और मित्रों, आज उसके बाद कालक्रम के अनुसार से मित्रों आज उसके बाद का जो इतिहास है भारत का वो हम जानेंगे और उसमें हम शुरू करें वैदिक काल। मित्रों, जैसा कि हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, वैदिक काल यानी कि वेदों का काल या वेदों का समय। अब मित्रों, जानना ये है कि वेद क्या है। मित्रों, वेद जो है जिनमें ज्ञान का अथाह भंडार है और हमारी इतिहास की जानकारी से परिपूर्ण है, वो जो पुस्तकें हैं मित्रों उनको वेद कहा गया। मित्रों, ये वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और ये वेदों का जो कहा जाता है कि मित्रों वेदों की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई, तो वेदों का जो रचनाकार है वो माना गया है अपौरुषेय। मित्रों, अपौरुषेय का क्या अर्थ है कि वेदों का जो रचना है वो किसी पुरुष ने नहीं की है, बल्कि किसने की है? स्वयं ईश्वर ने या स्वयं भगवान ने वेदों की रचना की है। लेकिन इनके जो संकलनकर्ता थे उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। जिस तरह मित्रों हमारे कोई कमरे में बहुत सी चीज़ें एक कोने में इधर बिखरी होती हैं, एक दूसरे कोने में उधर बिखरी होती हैं, और किसी भी चीज़ को एक रूप देने के लिए हम उन चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। उसी तरह मित्रों इन वेदों का जो संकलन है वो किसके द्वारा किया गया? तो महर्षि वेद व्यास द्वारा इन वेदों का संकलन किया गया। अब मित्रों जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने जो वेदों का संकलन किया उसको उस संकलन के कारण ही वेद जो है वो पढ़ने में सक्षम हो पाए। लेकिन मित्रों अभी तक भी वेदों की जो भाषा है संस्कृत, मित्रों संस्कृत जो है जिसको वैदिक संस्कृत कहा जाता है वो पूर्ण रूप से पठनीय नहीं है, यानी कि पूर्ण रूप से अभी भी नहीं पढ़ी गई है। लेकिन मित्रों प्राचीन काल में ज्ञान देने के लिए जो पुस्तकें रची गई, संसार की जो सबसे प्राचीन जो पुस्तकें हैं वो हमारे वेद ही है, जो संख्या में कितने हैं? 4 हैं। अब मित्रों जानते हैं कि ये वेद जो शब्द है वो बना कैसे है। मित्रों वेद जो शब्द है वो बना है विद धातु से। विद धातु का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। किसको? ज्ञान देना। मित्रों विद धातु का अर्थ होता है और इन वेदों में ज्ञान का अथाह भंडार है। अब जानते हैं कि इन 4 वेदों के नाम क्या हैं। तो मित्रों पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। दूसरा है सामवेद और तीसरा है मित्रों यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो मित्रों इस तरह क्या है कि इन 4 वेदों में हमारे भारत की जो संस्कृति का जो ज्ञान है वो पूरा भरा हुआ है। ये 4 वेद जो हमारे संस्कृति, हमारे इतिहास का जो संपूर्ण साहित्य है इन 4 वेदों में समावेशित है। अब मित्रों जानते हैं कि इन वेदों का जो ज्ञान है वो सर्वप्रथम किसने लिया? तो आर्यों ने। मित्रों वैदिक संस्कृति के जो लोग थे उनको क्या कहा जाता था? उनको आर्य कहा जाता था। अब मित्रों ये आर्य जो शब्द है हमें इसका भी अर्थ आना चाहिए। तो ये जो आर्य है मित्रों ये कोई भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक यानी कि आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। जो जाति में जो हर काम में श्रेष्ठ हो उसे आर्य कहा जाता है। और आर्यों द्वारा ही सर्वप्रथम वेदों का ज्ञान प्राप्त किया गया और वेदों के अंदर जो बातें लिखी हुई थी मित्रों उन बातों को अपने जीवन में उतारा गया। और इसी जीवन में वेदों की जो संस्कृति है जब आर्यों ने उतारी तो इसे नाम दिया गया वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। अब मित्रों जानते हैं कि आर्यों द्वारा वैदिक जो संस्कृति है उसका कहाँ प्रचार हुआ और आर्य जो है उन्होंने वैदिक संस्कृति को अपने जीवन में किस स्थान पर वो लेके आए। तो मित्रों कहा जाता है कि हमारे भारत में जब आर्यों का आगमन हुआ तो यहाँ वैदिक संस्कृति की स्थापना हुई। आर्यों के द्वारा जो यहाँ वैदिक संस्कृति की स्थापना की गई उसे ही हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और मित्रों 4 वेदों में बांटकर इस संपूर्ण साहित्य और वैदिक काल की जानकारी प्राप्त करते हैं।
आर्यों के द्वारा मित्रों यहाँ पर अपनी संस्कृति को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया गया, और उनके द्वारा जो संघर्ष किया गया और उनके द्वारा भारत में जो संस्कृति स्थापित की गई उसे हम दो कालों में विभक्त करके पढ़ते हैं। मित्रों, पहला जो काल है वो काल कहा जाता है ऋग्वेदिक काल। क्या कहा जाता है मित्रों? पहले काल को कहा जाता है ऋग्वेदिक काल, और दूसरा जो काल है मित्रों उसको कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। यानी कि ऋग्वेदिक के बाद का जो काल है उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। पहले काल को ऋग्वेदिक काल कहा जाता है और इसका जो टाइम था वो था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से ये सभ्यता शुरू होती है और ऋग्वेदिक टाइम पीरियड जो रहता है वो 1000 ईस्वी पूर्व तक रहता है। दूसरा जो काल है उत्तर वैदिक काल मित्रों, उसका टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक हमारा उत्तर वैदिक काल है। मित्रों, ऋग्वेदिक काल के दौरान जो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक था, इस टाइम में क्या होता है कि भारत में आर्यों का आगमन होता है। मित्रों, भारत में आर्यों के आगमन के विषय में जो इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं। उनके अनुसार आर्यों का भारत में आगमन जो है पंचजन्य कबीले के रूप में हुआ। पंचजन्य कबीला मित्रों, ये पंचजन्य कबीला जो था इसमें 5 जो थे वो कबीले शामिल थे। 5 कबीले कौन कौन से थे? तो मित्रों, पहला था अनु, दूसरा था यदु, तीसरा था तुवस, चौथा था ध्रुव और मित्रों 5वां था पुरु। तो मित्रों, ये जो 5 कबीले हैं सबसे पहले भारत में आते हैं, इनका भारत में आगमन होता है। और मित्रों, भारत के जो यहाँ पर पहले से ही भारत के जो राजा थे जिनका नाम था भरत कबीले के राजा जिनका नाम था सुदास। अब मित्रों बात करते हैं कि आखिर मैं जो बार बार आपको कबीला शब्द बता रही हूँ, इस कबीले शब्द का अर्थ क्या है। मित्रों, वैसे तो जब हम वैदिक संस्कृति की सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो वहाँ पर इस कबीले शब्द का अर्थ आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ कि कबीले का अर्थ है कि वैदिक काल में मित्रों पर जो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी मित्रों वो थी परिवार। और परिवार का जो मुखिया होता था उसे मित्रों परिवार का मुखिया और उसके बाद मित्रों उस गांव का मुखिया और उसके बाद 2-3 गांवों को मिलाकर या उस परिवार के 2-3 परिवारों को मिलाकर मित्रों उसका एक जो मुखिया होता था और 2-3 परिवारों को मिलाकर एक जो संगठन बनता था उसको क्या कहते थे मित्रों? उसको कबीला कहते थे। और इस कबीले का एक मुखिया होता था जिसे राजा माना जाता था। इसी तरह मित्रों भारत में एक कबीला पहले से ही शासन कर रहा था जिसको भरत कबीला कहा जाता था, और इस भरत कबीले के जो राजा थे वो थे सुदास। अब ये 5 जो कबीले हैं जिनको पंचजन्य कबीला कहा गया, जब ये भारत में प्रवेश करते हैं तो इन्हें राजा सुदास से युद्ध करना पड़ता है। और इस टाइम में मित्रों ये जो पंचजन्य कबीले भारत में आते हैं इनके पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। क्या नाम था? विश्वामित्र। विश्वामित्र की सहायता से ये पंचजन्य जो कबीला है मित्रों वो राजा सुदास के साथ युद्ध करता है। और राजा सुदास के जो पुरोहित थे उनका नाम है विशिष्ट। क्या नाम है? विशिष्ट। तो मित्रों ये बेहद इम्पोर्टेंट है इन पुरोहितों के नाम और हमें याद रखने हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इन्हें याद रखना बेहद आवश्यक है। मित्रों जब इन दोनों के मध्य युद्ध होता है तो ये युद्ध जो है वैदिक संस्कृति के अनुसार या वेदों में बताए अनुसार ये पुरुषनी नदी के तट पर होता है। अब हम जानें कि ये पुरुषनी किस नदी को कहा जाता है जिसका वेदों में उल्लेख है। तो मित्रों ये पुरुषनी कहा जाता है रावी नदी को।
यानी कि वैदिक काल में रावी नदी को पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था और इसी नदी के किनारे, इसी नदी के तट पर इन पंचजन्य कबीलों और भरत कबीले के राजा सुदास के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में राजा सुदास की विजय होती है। मित्रों, इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो इस युद्ध को जाना जाता है दशराज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है और इसी युद्ध के नाम से, इसी युद्ध के कारण भारत में भरत कबीले का शासन स्थापित हो जाता है। अब मित्रों, भरत कबीले का जब भारत में शासन स्थापित हो जाता है तो इस टाइम में मित्रों पंचजन्य कबीले का एक जो पार्ट था जिसका नाम था पुरु, जो मैंने आपको सबसे अंत में बताया, पंचजन्य कबीलों में एक कबीला था जो पुरु कबीला था, ये भरत कबीले के साथ मिल जाता है और ये दोनों कबीले मिलकर किस वंश की स्थापना करते हैं? तो पुरु वंश की स्थापना करते हैं और इनके सामंजस्य से भारत में एक नए कबीले का शासन स्थापित होता है। मित्रों, आर्यों के आगमन के विषय में विभिन्न विद्वानों के मतभेद है। बहुत से विद्वान जो है आर्यों को यूरोप से आया हुआ मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि आर्य जो थे वो एशिया माइनर के रहने वाले थे, एशिया माइनर के रहने वाले थे। मित्रों, आर्यों की भाषा की समानता के आधार पर और आर्यों की जो शारीरिक समानता है या इसकी जो प्रजातियां हैं आर्यों की और जीवन की विविध सामग्री और विशेषताओं के आधार पर आर्यों का जो मूल क्षेत्र है, कई विद्वानों ने क्या माना है? यूरोप माना है। मित्रों, भाषा की बात करें तो आर्यों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत, जिसको हम आज आदि भाषा कहते हैं, सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। हमारी संस्कृति का प्रतीक रही संस्कृत जो है वो आर्यों की भाषा थी और इसी भाषा की समानता को देखते हुए इन्हें विभिन्न विद्वानों ने यूरोप का बताया है। इनका जो मूल क्षेत्र है वो यूरोप माना है कई विद्वानों ने और इसके लिए इन्होंने तथ्य भी दिए हैं। इन्होंने कहा है कि आर्यों की जो भाषा थी वो यूरोपीय भाषा से मिलती जुलती थी और इनका शरीर और कद काठी जो है मित्रों वो भी यूरोप के लोगों के जैसी है और इनके जीवन में जो विविध सामग्रियां हैं जो शामिल है, जिनको ये रोजमर्रा के जीवन में यूज करते थे, वो भी यूरोप की सामग्रियों से समानता रखती है। इसलिए आर्यों का जो मूल क्षेत्र है वो यूरोप है। अब मित्रों, जानते हैं कि कौन कौन से विद्वानों ने इनका जो क्षेत्र है वो मूल क्षेत्र यूरोप बताया है। तो गाइल्स नामक विद्वान कहते हैं कि मूल रूप से ये यूरोप के हंगरी नामक देश के रहने वाले थे। दूसरे जो विद्वान जिनका नाम है पेंका हट कहते हैं कि आर्य जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। मित्रों, गार्डन चाइल्ड भी इसी क्रम में अपना मत देते हैं कि आर्य जो थे वो कहाँ के थे। गार्डन चाइल्ड द्वारा कहा गया कि आर्य जो थे वो रूस के रहने वाले थे, दक्षिणी रूस के रहने वाले थे। इसके साथ साथ मित्रों, गार्डन चाइल्ड के साथ साथ मेयर और पिक नामक इतिहासकार भी बताते हैं कि ये रूस के ही रहने वाले थे। लेकिन मित्रों, कुछ विद्वान जो है इसके ऊपर भी मत दे देते हैं, इस मत को काटते हुए अपना मत बताते हैं कि ऋग्वेद आर्य में जिन आर्यों का उल्लेख है वो जाति जो है वो एशिया के क्षेत्रों में निवास करती थी। यानी कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो एशिया था। एशिया कैसे था? तो मित्रों, एशिया के दो स्थान जिनमें बोगोजकोई और मित्रों मितानी कस्सी के जो दो अभिलेख हैं, बोगोजकोई और मितानी कस्सी, ये मितानी कस्सी के जो दो अभिलेख हैं ये हमें बताते हैं कि आर्य जो थे वो एशिया के रहने वाले थे, क्योंकि इन दोनों अभिलेखों में आर्यों का उल्लेख है। बोगोजकोई और मितानी कस्सी में आर्यों का उल्लेख है। मित्रों, इसके साथ साथ
एशिया का एक प्रसिद्ध ग्रंथ, ऋग्वेद की तरह ही प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है वेदा अवस्था, वेदा अवेस्ता। और इसके साथ साथ मित्रों ऋग्वेद जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है, संसार की सबसे प्राचीन किताब जिसको कहा जाता है, मित्रों इन दोनों में काफी समानता पाई जाती है। इस आधार पर भी आर्यों को एशिया का माना जाता है। अब जान लेते हैं कि मित्रों इनको मध्य एशिया का किसने कहा है। आर्यों का मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया किसने बताया है। तो मित्रों आर्यों का जो मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताने वाले विद्वान, उनका नाम है मैक्स मूलर। क्या नाम है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो थे वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। इनके साथ साथ मेयर नामक जो विद्वान है वो भी इन्हें मध्य एशिया का बताते हैं और पामीर के पठार से इनका संबंध बताते हैं। पामीर के पठार से इनका संबंध किसने बताया है? तो मेयर नामक विद्वान ने पामीर के पठार से इनका संबंध बताया है। किनका संबंध? आर्यों का संबंध बताया है। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्यों का संबंध मेयर ने पामीर के पठार से बताया है। बात करें मित्रों हमारे जाने माने बाल गंगाधर तिलक, हमारे स्वाधीनता के चमकते सितारे, हमें स्वाधीनता दिलाने वाले स्वतंत्रता प्रेमी बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने कहा कि आर्य जो थे वो आर्कटिक प्रदेश के रहने वाले थे। मित्रों अब बात करें डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे। मित्रों संपूर्णानंद कहते हैं कि आर्य जो थे वो सप्त सैंधव प्रदेश के रहने वाले थे। सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहते हैं मित्रों? सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है मित्रों, इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। और डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य इस सप्त सैंधव प्रदेश के रहने वाले थे। मित्रों बात करें दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो आर्य तिब्बत के रहने वाले थे। इस तरह मित्रों सभी विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए आर्यों के मूल निवास के बारे में। और मित्रों हमें इन सभी विद्वानों के जो मत है वो याद रखने हैं क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण है। पेपर में इनसे प्रश्न आता ही आता है, इसलिए हमें इन्हें नोट करके इन्हें दिमाग में रखना है और इन्हें याद करना है। धन्यवाद मित्रों। आर्यों के संबंध में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।